हाय गुड इवनिंग। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद, ये अप्रेंटिस जिन बच्चों ने अप्लाई किया था और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो बेसिकली उनको ये एक लेटर आया होगा, ऑब्वियसली ऑन ईमेल। तो प्राइवेसी के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं है, नाम, फादर्स नेम आपका होगा और आप जिस ब्रांच के होंगे वो ब्रांच होगा बेसिकली। आप अगर सिविल के हैं तो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन कंप्यूटर साइंस के भी हैं। तो ये फॉर्म को आपको प्रिंट निकाल लेना है सबसे पहले। और मैं बस टर्म्स कंडीशंस वगैरह आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये बेसिकली जिन बच्चों ने अप्लाई किया था वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं एग्जाम्स के लिए। रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। और अभी हम ये सब डिस्कस करेंगे कि उनके पैकेजेस वगैरह क्या होंगे, क्या स्टाइपेंड देंगे वो, और इसमें परमानेंट जॉब जॉब का क्या स्कोप है। अगर हम एक साल जॉब कर लेते हैं तो उसके बाद क्या जॉब जॉब उसके बाद फर्दर एम्प्लॉयमेंट का कुछ ऑप्शन है या नहीं बेल में। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि अगर आपको यानी कि वर्क कल्चर कैसा होगा बेल में, सिविल का क्या काम होगा, इलेक्ट्रिकल का क्या काम होगा, ठीक है। तो बेसिकली with reference to your application to Bharat Electronics Limited, Ghaziabad for diploma apprentice, you are shortlisted to attend the written test on 21st 2nd February 2024 Wednesday at 1 o'clock। ठीक है। विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन, जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनको ये लेटर रिसीव हुआ है बेस्ड अपॉन जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया पे उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके आपको ये ईमेल भेजा है। अब आपका जो एग्ज़ाम है ये गाज़ियाबाद के लिए है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाज़ियाबाद में भी है, बेंगलोर में भी है और मे बी सम अदर स्टेट ऑल्सो। तो ये 21 फरवरी को वेडनेसडे के दिन 1 बजे उनका रिटन टेस्ट होना है। अगर आपको ये भी चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन टाइप हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज़, सबसे पहले देख लो, मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड इन साइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। गाज़ियाबाद में बेल की फैक्ट्री है, ठीक है। Inside the factory premises is strictly adhere to the COVID guideline issued by the government time to time। बेसिकली अभी इतना कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, बट अगर आप मास्क रख लो तो ज़्यादा सही है। अदरवाइज ये हैंड सैनिटाइजर, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये अभी भी लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप फेस मास्क लेकर जाते हो तो बेटर है। मोबाइल फ़ोन जो है वो फैक्ट्री में अलाउ नहीं होगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये चीज़ जो है वो कब की बात हो रही है, यानी कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट भी देने जाओगे, अभी रिटन टेस्ट देने जाओगे, तो यहाँ पे आपका फ़ोन वगैरह आपको बाहरी वहाँ पे आप वो अलमीरा वगैरह होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आप उनको हैंड ओवर कर सकते हो, या फिर आप किसी एक के साथ जा रहे हो तो वो आपके चीज़ों को बाहर रखेगा। काइंडली अपीयर इन द रिटन टेस्ट ओनली इफ। अब देखो, आप तो शॉर्टलिस्ट हो गए हो, शॉर्टलिस्ट हो गए हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को आप फुलफिल करते हो तभी आप रिटन टेस्ट में अपियर हो जाओ, अदरवाइज आपको सेंटर से बाहर आना पड़ेगा, आपको सेंटर से वापस आना पड़ेगा। 4-5 पॉइंट से सबसे पहले क्या है कि आप इस टेस्ट में अपियर जब हो सकते हैं जब द कैंडिडेट शुड हैव पास देयर डिप्लोमा ऑन और आफ्टर 31st December 2020 from an institute recognized by AICTE और GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर AICT से, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यानी अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2020 से पहले या 2020 के बाद, बाद नहीं, 2020 में या 2020 से पहले, अगर आप 2020 से पहले डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास किए हैं या फिर 2020 में ही पास आउट हैं, तब आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होने के। ये पहला पॉइंट है। अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें मेक श्योर करना है कि आप जिस कॉलेज से डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपका है वो एआईसीटी से अप्रूव्ड हो। कुछ यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं होती है, लेकिन वो यूजीसी से अप्रूव्ड होती है, तो वो बच्चे भी एलिजिबल है। मिसाल फॉर एग्जांपल जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, पॉसिबली, आई एम नॉट श्योर, मे बी अब उनका एआईसीटी अप्रूवल हो गया हो, बट इससे पहले वो यूजीसी से अप्रूव था, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्लियर हो गया, द कैंडिडेट शुड हैव पास देयर डिप्लोमा ऑन और आफ्टर 31st दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 से पहले या 31 दिसंबर 2020, ठीक है, यानी कि इस डेट को आप मेक श्योर करो।
नाउ यू शुड नॉट बी मोर देन 23 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट 2024। अब आपको ये चेक करना है कि इस डेट में आपकी जो एज है वो 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST या PWD से आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि इस डेट तक आपकी उम्र अगर 28 साल नहीं हुई है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज, अगर आप OBC से हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 23 + 3 26 साल, यानी इस डेट तक आपकी एज 26 साल होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज वेरीफाई करा देता हूँ, ठीक है। आपको कैसे मालूम करना है कि आप इस डेट में कितने साल के हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप एज, आप क्रोम पे जाओगे, एज कैलकुलेटर लिखो। ठीक है, ये थोड़ा लैंग्वेज का है, मैं इसको इंग्लिश में कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप पहले इस पे चले जाओ। अब देखो, आपका सपोज डेट ऑफ बर्थ है, मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, मैं मार्च ले रहा हूँ, आप 2001 में पैदा हुए हो और 16 मार्च 2001 में पैदा हुए हो। ठीक हो, ये कब का डेट पूछ रहा है, ये देख लो। ये कह रहा है 1/1/2024। ठीक है, 1/1/2024, 1/1/2024। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कितने साल का है ये। 22 साल, 22 ईयर्स 9 मंथ्स 15 डेज, मतलब ये बच्चा एलिजिबल है, ये बंदा एलिजिबल है, क्योंकि ये 23 से कम है। अगर आप जनरल से हो तो आप इस तरह से अपनी एज कैलकुलेट करो, और 23 से अगर कम हो, 23 हो या उससे कम हो, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप जनरल से हो, इवन EWS वाले भी 23 ईयर्स ही हैं, लेकिन अगर आप OBC से हो तो इसमें आप 3 साल का आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर आप ऐसे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना और ये डेट डालना, आप चेक कर लेना। अगर आप OBC से हैं तो आप 26 साल तक आप एलिजिबल है, 23 + 3। अगर आप SC ST और PWD से हैं तो आपके पास 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 23 + 5 28 ईयर्स तक। क्लियर। ये आप गूगल पे जाना, सिंपली लिखना एज कैलकुलेटर, वो आ जाएगा। आप इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उसको चेक कर लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, इफ यू आर अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिटन टेस्ट। हाँ, क्या होता है कि आप डिप्लोमा के बेस पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, सपोज नहीं, किसी दूसरी कंपनी में, जैसे कि आप भेल में हो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या फिर अगर आप सेल में हो, SAIL सेल में हो, या फिर अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हो, या अगर आप गेल में हो, GAIL गेल में हो, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑलरेडी आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, और नॉट नेसेसरी कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इवन आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, अगर आप उसको छोड़ के यहाँ ज्वाइन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। या फिर अगर वहाँ कर रहे हो तो आप साइमल्टेनियसली दो जगह से ये अप्रेंटिस नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट देख लो, नो TA DA विल बी रिम्बर्स्ड फॉर अपियरिंग इन द रिटन टेस्ट। हाँ बच्चे, ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए कि अगर आप सपोज कर लो, आप अगर बिहार से आप गाजियाबाद जा रहे हो, यूपी से गाजियाबाद जा रहे हो, यूपी के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से गाजियाबाद जा रहे हो, या कहीं से भी आप गाजियाबाद आ रहे हो सेंटर पे आ रहे हो एग्जाम देने, तो आपको कोई ट्रैवल अलाउंस वगैरह वो पे नहीं करेंगे। यानी कि आपका जो किराया होगा ये सब वो कुछ कुछ पे नहीं किया जाएगा। बट कुछ एग्जाम्स में होते हैं कि आपको वो ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो आपको टिकट के पैसे मिल जाते हैं, ट्रेन से आते हो तो टिकट के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन इस केस में आपको नहीं मिलेंगे। यू हैव टू ब्रिंग एनी ID कार्ड, आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी एक आपको रिटन एग्जाम में लेके जाना होगा। फॉर अपियर इन द रिटन टेस्ट यू मस्ट ब्रिंग दिस कॉल लेटर विद पेस्ट योर लेटेस्ट फोटोग्राफ। मैंने वीडियो के बिगनिंग में बोला था कि एग्जाम में अपियर होने के लिए ये वाला कॉल लेटर, ये कॉल ही लेटर है बेसिकली, इसको आपको लेकर जाना है। और जो ऊपर जो ये वाला कॉलम है, यहाँ पे तो आपकी डिटेल्स होती हैं, ये वाला अगर नहीं होंगे डिटेल्स तो आप डिटेल्स फिल कर लेंगे। और यहाँ पर जो आप अपनी एक लेटेस्ट फोटो जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और ये वाला कॉल लेटर आपको कैरी करना है। ये 6 पॉइंट हो गए। अगर ये 6 पॉइंट में, यानी कि इसको मैं एकदम फास्ट में एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो बंदा जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑन और आफ्टर, यानी कि 31/12/2020 या इसके बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग पर, हाँ सॉरी, अगर मैं शायद पहले वीडियो में, पता नहीं मैं फर्स्ट टाइम में क्या बोला हूँ, लेट मी क्लैरिफाई। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड डिप्लोमा ऑन और आफ्टर, इस डेट पे या इस डेट के बाद के आप पास आउट होने चाहिए। यानी कि इससे पता क्या चल रहा है कि 2020 से पहले के पास आउट वाले बच्चे वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि आमतौर पे जो 2020 के पास आउट होंगे उनका अप्रैल या मई, जून जुलाई में क्लियर हो जाता है डिप्लोमा, या जो भी बीटेक हो, कुछ भी हो।
तो इन्होंने मैक्सिमम डेट दे रखा है, क्योंकि कुछ इवनिंग क्लासेस की डिप्लोमा होती है जो दिसंबर तक में कंप्लीट होती है, तो उन्होंने दे रखा है कि 31 दिसंबर 2020 को या उसके बाद अगर आप डिप्लोमा पास आउट है, यानी 2021 के बैच के हैं, 2022 के हैं, 2023 के हैं, तो आप एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। 2020 से पहले के पास आउट बच्चे एलिजिबल नहीं है। दूसरा मैंने बता ही दिया कि एज जो है वो 23 ईयर्स होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 को। और आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना एज कैलकुलेट कर लेना। 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST PWD के लिए, 3 साल का रिलैक्सेशन है OBC के लिए। और इसमें मैंने ये बताया कि अगर आप ऑलरेडी कहीं पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो इसमें रिटर्न टेस्ट में अपियर होने के लिए। दूसरी बात, आप ट्रेवल करके आ रहे हो, आपको कोई TADA नहीं मिलेगा। आपको एक आई कार्ड लेकर जाना है सेंटर पे, ठीक है। आप जब सेंट एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये कॉल लेटर लेकर जाना है अपनी रिसेंट फोटोग्राफ उस पर पेस्ट करके। अब देखो सिलेक्शन के बाद क्या होगा। अगर आमतौर पे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, अगर आपने जो भी आपकी ब्रांचेस हैं आपने थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा तो काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। डजेंट मैटर फ्रॉम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच में काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका तो यू विल बी एलिजिबल फॉर डिप्लोमा। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट है 1961, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे इस एक्ट को, तो इसमें दे रखा है कि क्या पे होनी चाहिए, वर्किंग आवर क्या होना चाहिए, ये सब है। तो बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड जो है वो बेसिकली 1 साल का है और मंथली स्टाइपेंड विल बी 12,500, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकॉर्डिंग है, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद से डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। Factory norms during this period 80% of this amount will be payable every month and the 20 completion of the training। अब 12,500 में आपको 80% जो है वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 20% जो आपका ये वो सेव होगा, लेकिन जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 20% के हिसाब से आपको जो है रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो है ट्रेनिंग के बाद मिल जाएगी। वो भी सही है, कोई इशू नहीं है। While you joining the apprentice training, you are required to execute a contract apprentice undergo this set course satisfaction, and after completion of 1 year, apprenticeship will be released for the provision of the act। आपको वहाँ पे एक साइन करना होता है बेसिकली, यानी कि आपको जब ऑफर लेटर मिलेगा तो आप उसको साइन करके एक्सेप्ट करोगे। तो बेसिकली आपको 1 साल तक जो है ये ट्रेनिंग करनी होगी। और बीच में भी छोड़ देते हो तो उतना कोई मैटर नहीं करता, बट अगर ज्वाइन कर लियो तो उसको कंप्लीट कर ही लो, अच्छी बात है। बेल का एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। और जब वो 1 साल का, बेसिकली 1 साल की ये ट्रेनिंग ही है, आपको इसमें स्टाइपेंड वगैरह भी मिलेगा। ये इसको जॉब समझ कर मत करो, इसको ट्रेनिंग ही समझ कर करना, क्योंकि जॉब के अकॉर्डिंग ये पे स्केल नहीं है। तो स्टाइपेंड ट्रेनिंग समझ के करोगे तो थोड़ी अच्छी फीलिंग भी आएगी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू ऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट ज्वाइनिंग ऑफ द टाइम। और आपका जो फाइनल सबमिशन, वो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ये फर्दर जब रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे ना, तो फिर ये जिन बच्चों का नाम इशू करेंगे उसके नीचे ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। फिर जब आप वो डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर लोगे, वो टाइम देते हैं हफ्ते दिन का, 10 दिन का। फिर उसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह भी बनाना होता है आपके अपने लोकल स्टेशन से। तो वो सब सेकंड स्टेप है। अगर जिन बच्चों का आएगा मुझे व्हाट्सअप करेंगे, चेक माय नंबर इन द कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन, फिर मैं एक फर्दर उस पर वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गई बात। और मैं एक दो बात ओवरऑल ब्रीफ में करता हूँ, वो ये है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ट्रेनिंग करने का बहुत फ़ायदा है। आप सोच रहे होगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफेंस से रिलेटेड है, ये डिफेंस पे काम करती है, ये तो सिविल का क्या काम है। यकीन मानो कि सिविल बेल का भी एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, 100 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी, अपनी लैब्स हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, इसकी हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना। अपना काम तो चलता ही है। अगर आप, मैं बेंगलोर होकर आया हूँ, इसका जो हेड क्वार्टर है, तो काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है इनका। तो अलग अलग जगह पे सिविल के कंस्ट्रक्शन से काम चल रहे होते हैं, तो उनमें आपको ये लोग एंगेज करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ इस तरह से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो बिल्कुल भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में एविएशन की चीज़ें होती हैं। मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल की चीज़ें होती हैं, मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं, वो काम आएगा। इलेक्ट्रिकल के हो तो पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, वो आपको आपको उसमें ये लोग इन्वॉल्व करेंगे। कंप्यूटर साइंस से हो तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो लोग डेवलप कर रहे होते हैं इंटरनल यूज़ के लिए, इस तरह से। या फिर उनका जो सर्वर होता है, पूरी की पूरी वेबसाइट होती है, उसमें ये जो है बैकएंड वगैरह पे जो भी है बच्चों को ये ऑप्शन देते हैं कि आप इस पर वर्क करो, है ना। तो अगर आप फ्रेश हो, अभी आपने फ्रेश डिप्लोमा पास आउट किया है, तो ये बेस्ट है आपके लिए कि आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज़, गाज़ियाबाद है, अगर आप लोग यूपी बिहार से हो तो काफ़ी बेटर है आपके लिए। यहाँ पे आपको कोई कल्चरल डिफरेंस भी फील नहीं होगा। इवन बैंगलोर हैड द कल्चरल डिफरेंस। बैंगलोर में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू होता है, खाने का इशू होता है, बट यहाँ पे आपको गाज़ियाबाद है तो चीज़ें ज़्यादा बेटर है। तो इन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, यू मस्ट ज्वाइन, यू मस्ट गो, यू मस्ट अपियर फॉर द टेस्ट।
And further, if you have any question, if you have any further any doubts, please do ask me. I'm always available to help you. You have my WhatsApp number. You reach out to me on my WhatsApp. Okay. Thank you so much.